जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, ठीक है, उसमें अगली कड़ी है और आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष हैं। ठीक है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है जीके जीएस का और ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए जरूरी होने वाला है। चाहे आपका यूपी पुलिस री एग्जाम हो, आरपीएफ की जो वैकेंसी आ रही है कांस्टेबल की और आपकी एसआई की, उसके लिए भी, और यूपी पुलिस एसआई के लिए भी ये जरूरी होने वाला है। ठीक है, और मैं कहूं तो जहां जहां जीएस आती है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण आपका ये सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज का ये कोट है आपका, ठीक है, कि कोट है आपका कि और तब जब तुम्हारी जीत से ज्यादा लोगों को तुम्हारी हार का इंतजार हो, तब जीतना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, लोग कहते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, जब आप करते हो, ठीक है, तब उन लोगों को पता लगता है कि मैं गलत था और ये सही था, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो कुछ भी करने का मतलब है कि मेहनत करने से है। ठीक है, तो मेहनत करो आज अपने सपनों के लिए, ठीक है, और कल उनको उड़ान देने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा के लेखक, ठीक है, तो अरबों की सिंध विजय का वृतांत किसमें लिखा हुआ है? तो आपका चचनामा में है। ठीक है, और चचनामा के जो लेखक हैं वो कौन है? वो आपके अली अहमद हैं। कौन है आपके? अली अहमद। आपको पता है कि अरबों ने जो आक्रमण किया था, लगभग अगर हम सफल आक्रमण की बात करेंगे तो 712 ईस्वी में किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर आकर के भारत में आक्रमण किया था और भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में जो आपका सिंध प्रांत पड़ता है, सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। तो उस विजय का जो वृतांत है वो चचनामा में किसने लिखा है? अली अहमद ने लिखा है। ठीक है, इतनी बात है। अगर मैं पाणिनि की बात करूं, ठीक है, तो पाणिनि की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आपके पाणिनि हो जाएंगे। और ये आपका संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है आपका, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ। तो पहला ग्रंथ कौन सा है? पहला ग्रंथ है आपका अष्टाध्यायी। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके पाणिनि। ठीक है, अगर मैं कल्लड़ की बात करूं तो कल्लड़ ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं आपके कल्लड़। और अगर राज तरंगिणी की बात करूं तो इसमें आपका लिखा क्या गया है? तो इसमें कश्मीर के शासकों का इतिहास लिखा हुआ है। कश्मीर के शासकों का इतिहास, क्रमबद्ध इतिहास किस अगर कश्मीर के शासकों की क्रमबद्ध इतिहास की बात करूंगा तो राज तरंगिणी में कल्लड़ के द्वारा लिखा हुआ है। वहीं चाणक्य की बात करूं तो चाणक्य ने एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर अर्थशास्त्र की बात करता हूं तो इसमें आपके कितने अध्याय हैं? तो इसमें 15 अध्यायों का 15 अध्याय इसमें डाले गए हैं। और इसमें अगर मैं सब चैप्टर की बात करता हूं तो 180 सब चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं अर्थशास्त्र में बात करता हूं कि इसमें किसके ऊपर लिखा हुआ है तो ये आपका जो आपका मौर्य वंश था, जो मौर्य वंश था, उस मौर्य वंश की जो राजनीतिक कह सकते हो आप इकाइयां थी, कैसे राजनीति करते थे मौर्य काल में शासक, तो उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसमें याद रखने की वाली बात कौन सी है कि चचनामा किसने लिखी है? अली अहमद ने। पाणिनि किसने लिखी है? अष्टाध्यायी ने। वहीं कल्लड़ की जो पाणिनि ने क्या लिखा है? अष्टाध्यायी लिखी है। वहीं कल्लड़ के द्वारा रचित जो पुस्तक है वो राज तरंगिणी है। वहीं चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, त्रिरत्न बौद्ध धर्म के किसको कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो किसको कहा जाता है? तो ये सभी इसका ऑप्शन होने वाला है। इसमें क्या है कि बौद्ध यानी कि खुद महात्मा बुद्ध, धर्म यानी कि धर्म, संघ यानी कि जो आपका संघ बना करके ये लोग रहते थे। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के बौद्ध धर्म में किसका निर्माण करते हैं? तो त्रिरत्न का निर्माण करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य धर्मट का युद्ध कब हुआ था? एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग जो भी
जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, एक पेन और एक कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। जो भी इससे अलग चीजें मैं यहां पर लिखता हूं तो उनको आप नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये आपकी परीक्षा के लिए। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मट की जो लड़ाई हुई थी, आपको बता दें कि धर्मट की जो लड़ाई हुई थी वो दारा शिकोह और औरंगजेब उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। तो ये दोनों जो थे वो कौन थे? दोनों भाई थे। तो ये किसके पुत्र थे? ये आपके शाहजहां के दोनों पुत्र थे। तो शाहजहां के बाद, शाहजहां कह लो कि शाहजहां जिंदा होने पर ही इनमें क्या हुआ? उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, ठीक है। तो दारा शिकोह और औरंगजेब में धरवट की जो लड़ाई हुई थी वो 1658 में हुई थी। कब हुई थी? 1658 में, ठीक है। अगर मैं 1618 की बात करता हूं तो 1618 में आपका औरंगजेब का क्या होता है? औरंगजेब का जन्म होता है। तो औरंगजेब का जन्म कब होता है आपका? औरंगजेब का जन्म होता है आपका 1618 में। अगर मैं 1665 की बात करता हूं तो 1665 में आपको पता है कि राजा जय सिंह को पुरंदर की संधि करने के लिए भेजा था। किसने? औरंगजेब ने। तो पुरंदर की संधि हुई थी आपकी कब? 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि राजा जय सिंह जो औरंगजेब की तरफ से थे और मराठाओं की तरफ से शिवाजी थे, तो दोनों के मध्य कौन सी संधि होती है? तो पुरंदर की संधि होती है। कब होती है? 1665 में। अगर 1675 की बात करूं तो 1675 में औरंगजेब ने सिखों के गुरु कौन से वाले? 9वें नंबर के गुरु को, क्या नाम था उनका? तेग बहादुर। तो तेग बहादुर को क्या करा था? इसने मौत के घाट उतारा था, या हम कह सकते हैं कि तेग बहादुर की इसने हत्या करवा दी थी। तो तेग बहादुर की हत्या करवाने वाला कौन था? गुरु तेग बहादुर की। तो ये था आपका औरंगजेब। तो ये बातें जो मैंने बताई हैं यहां पर, जो ऑप्शन एक्सप्लेन किया है वो आपका औरंगजेब से संबंधित है, ठीक है। 1618 में इसका जन्म होता है, 1665 में पुरंदर की संधि होती है और 1675 में गुरु तेग बहादुर को ये इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के पीछे उनकी हत्या करवा देता है, ठीक है। इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो आपका 1913 में हुई थी, ठीक है। 1913 में गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है 1913 में। कहां पर की गई? तो अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस में इसकी स्थापना हुई थी। तो सैन फ्रांसिस में इसकी स्थापना होती है, तो सैन फ्रांसिस में अमेरिका में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और इसके द्वारा गदर पार्टी के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी जिसका नाम था गदर। और गदर का जो पहला पृष्ठ होता था तो उस पर लिखा रहता था अंग्रेजों का काला चिट्टा। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों का काला चिट्टा जो लिखा रहता था प्रथम पृष्ठ पर, वो किस पार्टी के द्वारा, या कह सकते हो किस उसमें पत्रिका में ये मिलता था, ठीक है। तो अंग्रेजों का काला चिट्टा नाम से गदर पत्रिका में पहला पृष्ठ मिलता था, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो ये किसमें प्रारंभ में किसमें छपी थी? तो उर्दू में, और बाद में जाकर के ये कई भाषाओं में प्रकाशित हुई। वहीं आपके 1916 की बात करूं तो इसमें भारत में होम रूल लीग की स्थापना होती है। होम रूल लीग की स्थापना दो व्यक्ति करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना दो व्यक्ति करते हैं। एक होते हैं आपके बाल गंगाधर तिलक और एक होती है आपकी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों ने ही 1916 में अलग अलग महीनों में होम रूल लीग की स्थापना की। वहीं तिलक की बात करूं तो तिलक ने अपना जो मुख्यालय बनाया था वो बनाया था पूना में, और एनी बेसेंट ने जो अपना मुख्यालय बनाया था वो बनाया था आडियार में। कहां पर? आडियार। और आडियार कहां पर पड़ता है? आपका मद्रास में, ठीक है। वर्तमान चेन्नई, उस टाइम का मद्रास। तो उस टाइम के मद्रास में इन्होंने, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का अपना मुख्यालय बनाया था और वहीं तिलक जी ने पूना में मुख्यालय बनाया था, ठीक है। अगर मैं 1919 की बात करता हूं तो 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसी सन में यानी कि 1919 में ही आपका, कह सकते हो आप, असहयोग आंदोलन होता है, ठीक है। और 1919 में ही आपका खिलाफत आंदोलन होता है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन होता है। इतनी बातें 1919 के बारे में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका,
ग्रहों के घनत्व के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है? आपको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में कि ग्रहों का जो घनत्व है वो बढ़ते क्रम में कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, आपको अगर एक चीज बताऊं तो पहले तो ये बताइए कि घनत्व के बढ़ते क्रम में अगर इनको लगाओगे तो सबसे जो कम घनत्व होता है वो आपका किसका होता है? तो शनि का होता है। अगर शनि से ज्यादा घनत्व की बात करोगे तो आपका अरुण का हो जाएगा। अरुण से ज्यादा आपका बृहस्पति का होता है, और बृहस्पति से ज्यादा आपका वरुण का होता है। किसका होता है? वरुण का होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वरुण के बाद आपका आ जाएगा आपका मंगल। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? आपका मंगल। तो वरुण से ज्यादा जो घनत्व होता है वो आपका मंगल में होता है। किस में होता है? मंगल में। मंगल के बाद आपका आता है शुक्र, और शुक्र से ज्यादा घनत्व होता है आपका बुध में, और बुध से ज्यादा जो घनत्व होता है वो होता है आपका पृथ्वी में। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा घनत्व है आपका पृथ्वी का, और सबसे कम घनत्व किसका है? तो सबसे कम घनत्व है आपका किसका? शनि का। इस क्वेश्चन के हिसाब इस अरेंजमेंट के हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है आपका बी, यानी कि सही शनि, अरुण, बृहस्पति और वरुण। ठीक है, अगर मैं प्लेनेट को अगर मैं सूर्य से दूरी पर बात करूं, ये आपका सन हो जाएगा। ठीक है, अगर सन से सबसे पहले जो नजदीक पड़ेगा वो आपका बुध होगा। ठीक है, आपका बुध होगा। बुध के बाद आपका कौन सा ग्रह पड़ता है? आपका शुक्र पड़ता है। ठीक है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी पड़ती है। ठीक है, पृथ्वी के बाद आपका आता है मंगल, मंगल के बाद आता है आपका बृहस्पति, मंगल के बाद आता है आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि। ठीक है, शनि के बाद आता है आपका अरुण, शनि के बाद आता है आपका अरुण और आपका वरुण। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से इन चार ग्रहों को, यानी कि सूर्य से नजदीक ग्रह जो चार हैं आपके, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और इन चार को, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को वाह्य ग्रह के नाम से, यानी कि वाह्य ग्रह इनको कहा जाता है। ठीक है, तो वाह्य ग्रह इन चारों को और आपका आंतरिक ग्रह इन चारों को कहा जाता है। अगर मैं मंगल और बृहस्पति के बीच की बात करूं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही आपके क्षुद्र ग्रहों की क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रहों की ही पेटी पाई जाती है। तो क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, घनत्व के बढ़ते क्रम में कौन सा सही है? शनि, वरुण, बृहस्पति और वरुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा तट पूर्वी तट का हिस्सा है? तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा तट है जो पूर्वी तट का हिस्सा है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट है, गोलकोंडा तट है, आपका उत्तरी सरकार तट है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ये सभी। ठीक है, आपको पता है कि कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। गोलकुंडा तट की बात करोगे तो अगर कृष्णा और गोदावरी के मध्य का जो आपका रीजन है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी सरकार आपका जो उड़ीसा से ऊपर वाला हिस्सा है उसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर उत्तर जो आपका पूर्वी तट है, पूर्वी तट में अगर मैं कुछ बंदरगाहों की बात करूं, ठीक है, तो पूर्वी तट के बंदरगाहों की बात करूं तो आपका सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका कोलकाता। ठीक है, कोलकाता आपका कहां पर पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, अब पारादीप दूसरा हो जाएगा आपका पारादीप जो आपका उड़ीसा में पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद विशाखापट्टनम आपका कहां पर पड़ेगा? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला है। फिर उसके बाद पड़ेगा आपका एन्नौर, ठीक है, तूतीकोरिन, ठीक है, एन्नौर, तूतीकोरिन और आपका चेन्नई। तो ये तीनों जो बंदरगाह हैं वो कहां पर हैं आपके? ये तीनों बंदरगाह हैं आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये बंदरगाहों की जो लिस्ट है वो कहां पर है आपके? भारत के कौन से वाले हिस्से पर? आपके पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर आपके कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, तूतीकोरिन और आपके चेन्नई बंदरगाह आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना आपकी कब होती है? तो 1972 को होती है। कब होती है? 1972 को। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करूंगा तो इसका मुख्यालय जो हो जाएगा, यानी कि हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नैरोबी में। कहां पर? नैरोबी। और नैरोबी कहां पर है आपका? केन्या में।
केन्या में है नैरोबी, इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1972 में, ठीक है। अगर मैं 1951 की बात करता हूं तो 1951 में आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना होती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना, विज्ञान संगठन की स्थापना कब होती है आपकी? 1951 में। और इसका जो मुख्यालय है, वो आपका कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर मैं 1958 की बात करता हूं तो 1958 में आपको पता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना होती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आप नीरी, है ना, नीरी, ठीक है। तो नीरी की स्थापना कब होती है? तो 1958 में होती है। और इसका मुख्यालय जो कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका नागपुर में। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय कह सकते हो आप, 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो पहला होता है आपका नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में, ठीक है। दूसरा है आपका मुंबई में, तीसरा है आपका चेन्नई, चौथा है आपका हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। और 5वां है आपका कोलकाता में, ठीक है। कहां पर है? कोलकाता में। तो इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय और भी हैं। तो नीरी की स्थापना 1958 का, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नागपुर में है। अगर मैं 1919 की बात करता हूं तो 1919 में आपकी ILO की स्थापना हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है आपकी? 1919 में, ठीक है। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? तो शिक्षा का अधिकार देने वाला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A की बात करता हूं तो ये आपका क्या है? आपका फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि आप कह सकते हो आपका मौलिक अधिकार है। और इसको, अनुच्छेद को कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। इससे पहले अगर मैं अनुच्छेद 21A में जो शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, ये 2002 से पहले कहां पर था? तो 2002 से पहले ये आपका 45 अनुच्छेद में था, ठीक है। आर्टिकल कहां पर था? 45 में। और आर्टिकल 45 किस भाग में है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इसका प्रावधान है, ठीक है। वहां से इस वाले सेगमेंट को निकाल करके आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया 86वां संविधान संशोधन करके 2002 के द्वारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। वही में अगर 20 की बात करूं तो 20 आपका किसमें संरक्षण देता है? तो अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण आपको मिलता है। तो अपराधी ठहराने पर आपको संरक्षण कौन सा आर्टिकल देता है? तो अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण आपको अनुच्छेद 20 देता है। वहीं 21 की बात करूं तो 21 है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 21 करता है। वहीं अगर 22 की बात करूं तो गिरफ्तारी में संरक्षण देता है। किसमें देता है? तो गिरफ्तारी में संरक्षण आपको कौन देता है? अनुच्छेद 22, ठीक है। तो इतने बातें थी। और ये सभी अनुच्छेद जो है वो आपके क्या हैं? आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो क्या है? आपके मौलिक अधिकार हैं। अगर मौलिक अधिकारों की बात करोगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ठीक है। इतनी बातें। एक बात बोलनी थी, अगर ये अच्छा लग रहा हो, ठीक है, हमारी मेहनत कुछ आपको पसंद आ रही हो, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को, है ना। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ए, यानी कि प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति को और लोक लेखा समिति को, दोनों को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। ये दोनों क्या हैं? अगर मैं इनकी बात करूं, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, ये संसदीय समितियां हैं। ये क्या है? संसदीय समितियां हैं। प्राक्कलन समिति की अगर बात करता हूं तो इसमें
इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। और ये 30 के 30 सदस्य जो होते हैं वो कहां से होते हैं? आपके लोकसभा से। ठीक है, तो सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करें तो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो प्राक्कलन समिति। तो कौन सी है ये? सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है, जिसमें 30 सदस्य सीधे के सीधे लोकसभा से चुने जाते हैं। उसके बाद अगर लोक लेखा समिति की बात करता हूं तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। इन 22 सदस्यों में से 15 तो लोकसभा से आते हैं और आपके 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, लोक लेखा समिति का जो काम होता है, जो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो आपकी क्या दी जाती है, जो रिपोर्ट दी जाती है, तो उसका प्रतिवेदन यानी कि उसका लेखा जोखा उसको देखती है आपकी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के अगर कार्यकाल की बात करूं तो 1 वर्ष के लिए इसका चयन होता है। ठीक है, और इसका भी प्राक्कलन समिति का भी चयन 1 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर मैं सरकारी उपक्रमों की समिति की बात करूं तो ये जो समिति है इसका गठन जो किया गया था 1963 में इसका स्टार्टिंग होती है। कब की जाती है इसकी स्टार्टिंग? 1963 में। और 1963 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर आपकी सरकारी उपक्रम की समिति को जोड़ा गया। ठीक है, अगर मैं इसके सदस्यों की बात करता हूं तो इसमें भी सदस्य आपके 22 होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 सदस्य आपके लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतनी बातें। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा नृत्य पंजाब से संबंधित है? कहां से संबंधित है? लोक नृत्य पंजाब से। तो पंजाब से संबंधित नृत्य हो जाएगा आपका भांगड़ा। ठीक है, अगर मैं भांगड़ा की बात करता हूं तो ये आपका पंजाब का लोक नृत्य है। और अगर मैं भांगड़ा के साथ अगर और कुछ जोड़ दूं तो यानी कि गिद्धा, आपका गिद्धा कहां का लोक नृत्य हो जाएगा? तो ये भी आपका पंजाब का हो जाएगा। उसके बाद आपका डफ, तो डफ, गिद्धा और भांगड़ा ये कहां के लोक नृत्य हैं? तो ये आपके पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगर मैं तमाशा और लावड़ी की बात करूं तो ये आपके महाराष्ट्र के हैं। ये कहां के हो जाएंगे? लावड़ी और तमाशा ये आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य हो जाएंगे। वहीं आपके घूमर, आपका एक होता है आपका घूमर घापाल और एक होता है आपका फूंदी। ठीक है, एक होता है आपका फूंदी। ये वाले जो लोक नृत्य हैं ये कहां के हैं? ये आपके राजस्थान के हैं। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखिएगा कि भांगड़ा और गिद्धा, डफ ये आपके पंजाब के हैं। ये आपके कहां के हैं? पंजाब के हैं। वही तमाशा और लावड़ी आपके महाराष्ट्र के हैं। घूमर, घापाल और फूंदी ये कहां के हैं? आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की चीजें तो आसानी से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजों को वो आसानी से नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसमें किस लेंस की आवश्यकता होती है? तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिसका नाम है अनिल, है ना? अनिल, यानी कि अनिल का मतलब यहां पे नी से मतलब है निकट दृष्टि दोष से। किससे मतलब है? निकट दृष्टि दोष से। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस आप किसके लिए लगाओगे? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करोगे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है बी, अवतल लेंस। ठीक है, वहीं अगर उत्तल लेंस की बात करोगे तो उत्तल लेंस आपका दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। वो क्या है? आपका उत्तल लेंस। ठीक है, बाइफोकल की बात करोगे तो उम्र बढ़ते बढ़ते आपका दोनों तरह के यानी कि आपका दूर दृष्टि दोष और आपका निकट दृष्टि दोष दोनों आने लगते हैं। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? उसके लिए आपको बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो अवतल लेंस इस ऑप्शन का सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अनिल याद रखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ठीक है, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर मैं कोशिका विभाजन की बात करता हूं तो आपका पहला विभाजन होता है असूत्री विभाजन। ठीक है, दूसरा होता है आपका समसूत्री विभाजन, या इसको सूत्री विभाजन भी कहते हैं।
ठीक है, और तीसरा होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, तो 3 प्रकार से विभाजन होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन, जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। तो ये कहां पर होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, जो एक सेल की कोशिका होती है, ठीक है। तो असूत्री विभाजन किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, जैसे अमीबा हो गया, ग्रीन हरी शैवाल हो गई, है ना, तो इत्यादि में क्या होता है आपका असूत्री विभाजन होता है। वहीं समसूत्री विभाजन की बात करूं तो यह समसूत्री विभाजन आपका यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। अगर समसूत्री के विभाजन की बात करूं तो यह जनरली कायिक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में, या इनको कहते हैं आप सोमेटिक सेल। तो कायिक कोशिका जो शरीर के अंगों का निर्माण करती हैं, उनमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अगर मैं समसूत्री विभाजन की बात करता हूं तो जो समसूत्री विभाजन है वो आपका 5 प्रकार से होता है। समसूत्री विभाजन यानी कि इसके समसूत्री विभाजन के कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं, ठीक है। अगर पहले चरण की बात करता हूं तो पहले चरण होता है आपका इंटरफेस। कौन सा चरण होता है? इंटरफेस। दूसरे की बात करूं तो दूसरा होता है आपका प्रोफेस। दूसरा होता है आपका प्रोफेस। तीसरा जो चरण होता है वो होता है आपका मेटाफेस। तीसरा चरण होता है आपका मेटाफेस, ठीक है। चौथा चरण जो होता है आपका वो होता है एनाफेस। चौथा चरण होता है एनाफेस। और जो लास्ट का चरण जो होता है वो होता है आपका टीलोफेस। कौन सा चरण? टीलोफेस। तो ये 5 चरणों में जो समसूत्री विभाजन है वो संपन्न होता है, ठीक है। इंटरफेस, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला होता है, यानी कि जब कोशिका विभाजन हो रही होती है तो सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग है वो कौन सा फेज लेता है? तो वो आपका इंटरफेस लेता है, ठीक है। और सबसे कम टाइम कौन सा लेता है? तो आपका टीलोफेस लेता है, ठीक है। तो इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, ये आपके कोशिका समसूत्री विभाजन के 5 चरण हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं अर्धसूत्री के विभाजन की बात करूं तो यह आपका जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? तो जनन कोशिकाओं में यह विभाजन होने वाला होता है, ठीक है। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। आशा करता हूं कि यह आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न का मिलान कीजिए। तो बिना बुझा चूना जो आपका होता है, बिना बुझा चूना को आप कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हो। किस नाम से? तो कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से आप इसको जानते हो। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का होने वाला है 4, ठीक है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। अभी यहां से हटेगा नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, 1 हो गया, ठीक है। तो बी गया। उसके बाद मीथेन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, ठीक है। तो बी का पहला एक ही ऑप्शन है, तो ए यहां पर सही होने वाला है ना। तो फिर भी हम बात कर लेते हैं धावन सोडा। तो जो धावन सोडा होता है वो आपका होता है कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट। तो धावन सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, और खाने का सोडा होता है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है आपका Na2 HCO3, ये होता है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट कह लो इसको, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, है ना। और वहीं आप बात करेंगे Na2CO3, ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा कहते हैं, वहीं हम सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है, खाने का सोडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, जो कि भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम तथा राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में संपन्न हुआ, उसकी विजेता टीम कौन रही? तो 2023 का आपको इसमें पहले ही 2 क्वेश्चन मिल गए कि पहला क्या है कि भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है और आपका राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो 2023 के विश्व कप जो हॉकी का हुआ था उसकी विजेता कौन थी? तो उसकी विजेता हो जाएगी आपकी जर्मनी थी। कौन सी विजेता थी? जर्मनी थी। और बेल्जियम इसमें कौन से स्थान पर रही थी? तो 2nd स्थान पर रही थी। तो बेल्जियम कौन से स्थान पर रही थी? 2nd स्थान पर। और भारत की बात करोगे तो कौन सा स्थान था भारत का? भारत का स्थान था 9वां, है ना। तो 9वें स्थान पर भारत रही थी, और पहला स्थान यानी कि जीती कौन थी? जर्मनी। और रनर अप कौन रही थी, यानी कि फाइनल में हारी थी, तो वो थी आपकी बेल्जियम। अगर मैं 2018 की बात करता हूं, विश्व कप जो हॉकी है यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की बात करता हूं, तो इसकी विजेता कौन थी? इसकी विजेता थी बेल्जियम। इसकी विजेता कौन थी? तो बेल्जियम। तो ये भी कहां पर हुआ था? तो ये भी विश्व कप कहां पर हुआ था? तो भारत में हुआ था, ठीक है। अगर मैं 2023 के संस्करण की बात करता हूं तो ये कौन सा है आपका?
तो ये आपका 15वां संस्करण है। 2018 में होने वाला संस्करण कौन सा था? तो 14वां संस्करण था। अगर मैं 13वें संस्करण की बात करता हूं तो उसकी विजेता कौन थी? तो उसकी विजेता थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसकी विजेता कौन थी आपकी? तो ऑस्ट्रेलिया, है ना। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन एक और, अगर इसमें और ऐड करना चाहो तो 2026 वाला जो आपका पुरुष हॉकी विश्व कप है वो 2026 में आयोजित होगा। 2023 में 22 वाला हुआ था, तो 2026 में प्रस्तावित है। तो कहां पर होगा आपका? बेल्जियम और आपका नीदरलैंड दोनों संयुक्त रूप से इस बार इसको कराने वाले हैं। ठीक है, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 का आपका पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है। ठीक है, इतनी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नाटो जो कि गठबंधन समूह है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाटो यानी कि पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या हो जाएगी? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो नॉर्थ अटलांटिक के जो लगे हुए देश हैं उनके मध्य एक समझौता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1949 में होती है। कब होती है? 1949 में इसकी स्थापना होती है। अगर वर्तमान में अगर इसके सदस्यों की संख्या देखोगे तो कितने हो गए हैं? तो 32 सदस्य हो गए। कितने हो गए इसमें? 32 सदस्य हो गए। अगर 32 सदस्यों की बात करूं तो 31वां जो सदस्य था वो हाल ही में 2023 में ही ऐड हुआ था, उसका नाम है फिनलैंड। तो फिनलैंड नाटो का कौन सा देश बना था? तो 31वां। वहीं अगर 32वें की बात करूं तो 32वां स्वीडन देश इसका सदस्य बना था। ठीक है, तो स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? स्टॉकहोम है। वो क्या है आपकी? स्टॉकहोम है। ठीक है, स्टॉकहोम राजधानी क्या है? स्वीडन की। और फिनलैंड की राजधानी क्या है आपकी? हेलसिंकी। ठीक है, तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, है ना। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं आपको 1919 की बात करता हूं तो आईएलओ की स्थापना हुई थी। किसकी? आईएलओ की। ठीक है, अगर 45 की बात करता हूं तो आईएमएफ की स्थापना हो जाएगी। आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भारत में अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला थी आपकी नीरजा भनोट। क्या नाम था इनका? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट की जो कहानी है बड़े ही अदम्य साहस से भरी हुई है। आपको नीरजा भनोट की कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, नीरजा भनोट की कहानी जो है वो क्या है कि 1986 में इनको मतलब शहादत मिली थी, एक तरीके से ऐसे कह सकते हो। ठीक है, शहादत प्राप्त हुई थी इन्हें। ये एक एयर होस्टेस थी। क्या थी? विमान परिचायिका थी, है ना। तो एयर होस्टेस थी। अब हुआ क्या था कि 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए एक फ्लाइट जा रही थी। ठीक है, तो वो जब कराची पर उतरी तो कराची पर उनको हाईजैक कर लिया गया था। ठीक है, तो 4 आतंकवादियों ने उस विमान को क्या किया था? हाईजैक किया था। तो उस विमान की ये क्या थी? एयर होस्टेस थी। ठीक है, तो जो उसमें यात्री थे उन यात्रियों की जान बचाने के चक्कर में इन्होंने अपनी जान दी थी। किसने दी थी? तो नीरजा भनोट ने। और मात्र इनकी उम्र 23 साल थी उस समय। कितनी उम्र थी? 23 साल। तो इनको भारत सरकार ने किससे नवाजा है? तो अशोक चक्र से नवाजा है। अशोक चक्र यानी कि आपके ये जो आपका अशोक चक्र है यह शांति काल में दिया जाने वाला सबसे ऊपर का पुरस्कार है। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारत में जो अदम्य साहस से परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनको आपको एक तो युद्धकालीन आपको दिए जाते हैं, युद्धकालीन आपको एक वो दिए जाते हैं पुरस्कार, और एक आपके शांति काल में आपको पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं युद्धकालीन बात करूं तो युद्ध काल में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो होता है आपका परमवीर चक्र। कौन सा होता है? परमवीर चक्र। उसके बाद आपका आता है महावीर चक्र। कौन सा आता है? महावीर चक्र। और तीसरा आता है आपका वीर चक्र। ठीक है, तो ये 3 जो हैं आपके, ये किसमें दिए जाते हैं? जब युद्ध हो रहा होता है उसमें अदम्य साहस जो भी सैनिक दिखाता है उनको परमवीर, महावीर और वीर चक्र से नवाजा जाता है। वहीं आपके शांति काल की बात करूं तो सबसे बड़ा जो चक्र होता है वो आपका होता है अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र। दूसरा होता है आपका कीर्ति चक्र, और तीसरा होता है आपका शौर्य चक्र। ठीक है, तो ये तीनों जो चक्र दिए जाते हैं वो शांति काल में दिए जाते हैं। ठीक है, तो नीरजा भनोट को अशोक चक्र से नवाजा गया है। ठीक है, अगर नीरजा भनोट की बात करूं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से जाना जाता है। ये विख्यात
प्रख्यात इतनी हो गई थी कि इनके ऊपर 2016 में बॉलीवुड ने एक फिल्म भी बनाई है जिसका नाम है नीरजा, ठीक है, जिसमें अभिनेत्री हैं आपकी सोनम कपूर शायद अभिनेत्री हैं, ठीक है। तो 2016 में इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, ठीक है। अगर विजया लक्ष्मी पंडित की बात करूं तो ये यूएन में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला हैं, यानी कि यूएनओ में भारत की तरफ से पहली महिला राजदूत बनने वाली व्यक्ति कौन है, तो विजया लक्ष्मी पंडित हैं। अगर मैं आरती शाह की बात करता हूं तो ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला हैं, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला हैं, ठीक है। अगर बछेंद्री पाल की बात करूं तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या है, पहली महिला है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल, अंग्रेजी चैनल यानी कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला आरती शाह, यूएन में भारत की तरफ से पहली महिला राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित, और वही पहली महिला जो भारत में अशोक चक्र प्राप्त हुआ है उनका नाम है नीरजा भनोट, ठीक है। इतनी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका कहां पर है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। वहीं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में आपका पश्चिम का और आपका पश्चिम रेलवे का और मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। मुंबई में किस किस का मुख्यालय है, एक तो पश्चिमी रेलवे का और आपका मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, आपका मुंबई में। वहीं चेन्नई की बात करूं तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय आपका चेन्नई में है, ठीक है। और वहीं मध्य रेलवे की बात करता हूं, आपकी उत्तर मध्य रेलवे की, ठीक है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है आपका इलाहाबाद में, कहां पर है, इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, और वहीं आपका मुंबई में एक तो पश्चिमी रेलवे का है और आपका मध्य रेलवे का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है, कौन सा दर्रा उत्तराखंड में है, तो आपका माना, नीति, लिपलोक, ये तो तीनों कहां पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो तीनों कहां पर है, उत्तराखंड में है। वहीं अगर मैं जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रों की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं आपके, सबसे पहला दर्रा होता है आपका काराकोरम, ठीक है। तो काराकोरम दर्रा कहां पर है आपका, ये आपका काराकोरम दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पीर पंजाल की बात करूंगा तो पीर पंजाल कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहां पर है, बनिहाल दर्रा आपका, बनिहाल दर्रा ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और बुर्जिल दर्रा कहां पर है, तो बुर्जिल, बनिहाल, आपका पीर पंजाल और काराकोरम ये कहां पर है आपके दर्रे, ये दर्रे हैं आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इतनी बातें इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका कि इराक की राजधानी क्या है, इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की राजधानी आपकी हो जाएगी बगदाद, क्या हो जाएगी आपकी, बगदाद, ठीक है। अगर मैं तेहरान की बात करूं तो ये किसकी राजधानी है, ये आपकी ईरान की राजधानी है, ठीक है। मनामा की बात करूं तो ये किसकी राजधानी है, तो ये है आपकी बहरीन की राजधानी, ठीक है। बहरीन की राजधानी मनामा है। और वहीं आपकी लेबनान की राजधानी क्या है, लेबनान की राजधानी आपकी बेरूत, ठीक है। अगर मैं वहीं आपके इनकी करेंसी की बात करता हूं, ठीक है, करेंसी की बात करता हूं तो बगदाद यानी कि इराक की करेंसी, इराक और बहरीन की करेंसी जो है आपकी क्या है, दिनार है, क्या है, दिनार है। वहीं ईरान की करेंसी की बात करूंगा तो ये क्या है आपकी रियाल है, ठीक है। और लेबनान की करेंसी की बात करूंगा तो क्या है आपकी पाउंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच पर अगर रात्रि के 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री, ये क्या है आपका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा, तो काहिरा में क्या समय होगा, काहिरा किसकी राजधानी है, तो काहिरा आपकी मिस्र की राजधानी है, ठीक है। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। तो वहां पर आपको समय बताना है क्या हो रहा होगा। आपको पता है कि ग्रीनविच से ही हम समय का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं जो आपकी जो कितने कितने डिग्री घूमती हैं, ये 360 आपकी घूमती हैं। आपको पता है कि जो पृथ्वी का रोटेशन है, जो पृथ्वी का रोटेशन है वो पश्चिम से किधर है, पश्चिम से आपका पूरब की तरफ है, ठीक है। अगर मैं काहिरा की बात करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर अगर बात करूं तो जो पृथ्वी का रोटेशन है वो किधर से किधर है, आपका पश्चिम से पूरब है, ठीक है। अगर मैं देशांतरों की बात करूं तो देशांतर ही हैं जो क्या करते हैं 360 घूमते हैं, ठीक है। कितना घूमते हैं 360, ठीक है। तो ये क्या है आपके देशांतर हैं, है ना, देशांतर, ठीक है, यही आपके 360 घूमते हैं। अगर मैं एक बार में बात करूं 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है, तो 24
24 घंटे में जो पृथ्वी घूमती है वो 360 घूम जाती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। अगर मैं यहां से अगर मैं 1 घंटे में निकालूं कि 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, तो 1 घंटे में यहां से निकाल सकता हूं। तो कितना घूमेगी? तो हम 24 को इससे काटेंगे तो 6 चौका 24 और 6 छिंग 36 और 4 से कट जाएगा ये 15 बार। ठीक है, तो कितना डिग्री घूम जाएगी? 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। अगर मैं 1 घंटे में 15 डिग्री अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी। ठीक है, यानी कि ऐसे नहीं कि हम ये निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो हम क्या करेंगे, इस 1 घंटे को पहले हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1 में गुणा करेंगे 60 का, तो ये हो जाएगा 60 और 60 में भाग दे देंगे 15 का। ठीक है, तो हमें मिनट पता चल जाएगी कि हमें कितना मिनट लगता है एक डिग्री घूमने में। ठीक है, तो इसको इससे काटोगे तो कितना, 4 मिनट निकल के आ जाएगा और 4 मिनट में 1 डिग्री क्या घूमेगी, आपकी पृथ्वी घूम जाएगी। ठीक है, अब यहां पर बात थी आपकी कायरा की, और ग्रीनविच पर कितना बजा हुआ है, तो रात्रि के 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये कब का टाइम है, ये है टाइम आपका रात्रि का। ठीक है, तो 30 डिग्री आपसे पूछा था, कितना पूछा था आपसे, 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री पूछा है तो पहले क्या कीजिएगा, 30 डिग्री में पहले 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये मिनट। तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी कि 120 मिनट आपका टाइम आ गया। अब इस 120 को आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, घंटों में। तो घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 का भाग दोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना घंटा आ गया, तो 2 घंटा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम ग्रीनविच से अगर हम पूरब की साइड आते हैं, तो ग्रीनविच से अगर पूरब की साइड आएंगे तो टाइम प्लस होगा, और अगर ग्रीनविच से मान लेते हैं, ग्रीनविच ये वाली लाइन है, ग्रीनविच से अगर हम किधर जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे तो टाइम डिक्रीज होगा, यानी कि घटेगा। ठीक है, तो हम किधर जा रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं, और कितना जा रहे हैं, 30 डिग्री, तो टाइम क्या होगा, जुड़ जाएगा, टाइम प्लस होगा। तो 12 बज रहे हैं रात्रि के, और 2 घंटे और उसमें ऐड कर दें तो कितना घंटा हो जाएगा, यानी कितना बज जाएगा, 2 बज जाएगा। और कब का बजेगा, ये रात्रि का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यदि ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री देशांतर घूमने में काहिरा में क्या समय होगा, तो रात्रि के 12 बजेंगे। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आपका आज लगता है मुझे यही क्वेश्चन था, है ना, उसके बाद आपका, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, है ना। इसके बाद हम करेंगे आपका नेक्स्ट सेशन कल से, कल आपका अगला सेशन आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको भी फायदा मिले और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा मिले। ठीक है, ये हर किसी के लिए है ना, जहां जहां जीएस आता है वो हर किसी के लिए ये रिलेवेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।